बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 236 जी और सेक्शन 236 एच ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो पहले भी हमने इन सेक्शंस के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन यह है कि इस वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नए पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 236 जी को। तो ये हम देखते हैं कि ये किस पर एप्लीकेबल होता है, यानी ये टैक्स जो है वो किस ने कलेक्ट करना होता है। तो ये हर मैन्युफैक्चरर ने, एवरी मैन्युफैक्चरर और एवरी कमर्शियल इंपोर्टर। तो इसमें ये एक चीज़ गौरतलब है कि यानी इसमें कोई बेसिक थ्रेशहोल्ड नहीं दिया गया कि इतनी सेल होगी या इतने का बिल होगा तो तब एप्लीकेबल होगा। तो ये हर प्रोडक्ट यानी कोई टैक्सेबल है सेल्स टैक्स के लिहाज से या नहीं है, या कोई बिल छोटा है बड़ा है, तो ये हर प्रोडक्ट और हर बिल के ऊपर हर मैन्युफैक्चरर ने और हर कमर्शियल इंपोर्टर ने कलेक्ट करना है। और ये किस से कलेक्ट करना है और कब करना है, ये अपॉन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। तो जब ये अफराद जो हैं वो सेल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर को, तो ये टैक्स कलेक्ट करना है। जी, अब हम देखते हैं कि इसका रेट क्या है। तो फर्टिलाइज़र के अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसका रेट है ATL परसेंट के लिए 0.7 और 2%। और फर्टिलाइज़र के ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों में ATL में हैं, तो उनका ATL का 0.25 और नॉन ATL 2%। और फर्टिलाइज़र के अलावा जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी भी चीज़ के, तो वो टैक्स कलेक्ट होगा ATL वालों से 0.1 और नॉन ATL से 2%। जी, आगे चलते हैं। जी, इसी तरह जो सेक्शन 236 एच है, ये हम देखते हैं कि ये किन अफराद ने कलेक्ट करना है। ये हर मैन्युफैक्चरर ने, एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी कमर्शियल इंपोर्टर और एवरी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या होलसेलर। तो इसी तरह इसमें भी जो बेसिक थ्रेशहोल्ड नहीं है कुछ भी, यानी हर बिल के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर वो कलेक्ट करना होगा। और ये किससे कलेक्ट करना है? अपॉन सेल टू रिटेलर या अपॉन सेल टू होलसेलर। तो इनसे कलेक्ट होगा। और ये किस रेट पर करना है? ये जो ATL में पर्सन होंगे 0.5 और नॉन ATL 2.5। तो ये जो टैक्स है वो ग्रॉस अमाउंट ऑफ द इनवॉइस के ऊपर ये परसेंटेज लगानी है, यानी टोटल बिल जो है वो आगे चल के हम इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं। जी, इसमें एक सवाल ये है कि अगर कोई रिटेलर किसी रिटेलर को सेल करता है या कोई होलसेलर होलसेलर को सेल करता है, और इसी तरह अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करता है, या आपस में कोई ट्रांजैक्शन होती है इन तमाम अफराद की, तो उसके ऊपर भी 236 एच एप्लीकेबल होगा। क्योंकि जो सेलर है वो एज ए होल सेलर एक्ट कर रहा होता है, और जो दूसरा फ़र्द है वो एज ए रिटेलर या होल सेलर एक्ट कर रहा होता है। जी, आगे चलते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि क्या कोई एग्जेम्पशंस 236 जी और एच में हैं, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर ये टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हम देखते हैं कि उसमें ये है कि अगर कोई सेल किसी मैन्युफैक्चरर को की जाएगी, क्योंकि ऊपर दोनों सेक्शन में हम देख चुके हैं कि बायर में कहीं पे भी मैन्युफैक्चरर नहीं आ रहा, सेलर में तो ज़रूर है।
तो अगर किसी मैन्युफैक्चरर को कोई सेल की जाएगी तो उस सूरत में ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी उन ऐसी सेल पर टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर की हम इकसाम देख लेते हैं, मिसालें उसकी कुछ इस तरह से है कि अगर कोई फैक्ट्री है या कोई टॉल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी करता है, या फार्मास्यूटिकल में भी ऐसे होता है कि वो कहते हैं जी ये हमारी प्रोडक्ट है, आप पैकिंग वगैरह करके हमें दे दें, तो वो टॉल मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। तो इसी तरह अगर कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, कैंटीन है, फूड पॉइंट है, क्योंकि ये भी एक मैन्युफैक्चरर की किस्म होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें लेके वो एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसी तरह अगर कोई असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग वगैरह का काम होता है। जी, ये मैन्युफैक्चरर हैं, उसकी कोई एग्जांपल इसी तरह हम देखते हैं कि अगर कोई एंड कंज्यूमर है, तो एंड कंज्यूमर वो है कि जिसने कोई भी चीज़ लेके आगे सेल नहीं करनी होती, तो उसमें उसने खुद कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, या अपने घर के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, या अपने ऑफिस में इस्तेमाल करनी है। तो उसकी कुछ एग्जांपल ऐसे हो सकती हैं कि कोई एडिबल यानी खाने पीने की कुछ अशिया जैसे होती हैं, पहनने की अशिया होती हैं, फर्नीचर है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, या रिपेयर की कोई आइटम्स होती हैं। जी, आगे चलते हैं जी। इससे अलावा पेट्रोल पंप को ये ख़ास तौर पे एक एग्जेम्पशन दी गई है, क्योंकि उनका बड़ा थोड़ा सा मार्जिन होता है, और उस मार्जिन पे वो ऑलरेडी उनकी टैक्स विद होल्डिंग हो जाती है। तो ये गालबन 5 जुलाई को ये एक ऑफिस ऑर्डर इशू हुआ है। तो उसके मुताबिक जो डीलर हैं और आउटलेट्स हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के, यानी पेट्रोल पंप वगैरह, तो उन्हें जो पेट्रोल वगैरह सेल किया जाता है, या दीगर अशिया भी कोई उनके नाम पे एनटीएन पर सेल होगी, तो उस पर भी ये 236H एप्लीकेबल नहीं होगा। जी, इसमें बस ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि बसा औकात जो शॉप होती है वो कोई कॉन्ट्रैक्टर चला रहा होता है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर सेल होगी तो उस पर 236H एप्लीकेबल होगा। जी, आगे चलते हैं। जी, अब हम देखते हैं कि ये ATL जो स्टेटस होता है इनकम टैक्स का, उसे चेक करने का क्या तरीक़ाकार है। इस पर हमारी एक डिटेल वीडियो अलहदा से भी मौजूद है कि जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में ATL स्टेटस कैसे मालूम करते हैं। तो जो 236G और 236H है, तो उसमें हमने इनकम टैक्स ATL स्टेटस देखना होता है। तो उसमें सेल्स टैक्स का स्टेटस उसमें जो भी हो वो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ इनकम टैक्स का स्टेटस देखना है। तो इसमें हम सरसरी तौर पर ये देख लेते हैं। तो ये e.fbr.gov.pk पे आप जाएंगे, वहाँ पे CNIC या NTN आप एंटर करेंगे, और एक डेट का बॉक्स है, वहाँ डेट देंगे, और इमेज करेक्टर्स को मैच करेंगे, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो वो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो है टैक्स पेयर ये ATL स्टेटस इनकम टैक्स में एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। जी, इसी तरह इसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल से ATL स्पेस CNIC यानी इस तरह से आप लिखेंगे अपने मोबाइल में, और 9966 पे सेंड कर देंगे, तो वो मैसेज आपको आ जाएगा कि ये ATL इनकम टैक्स में एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। जी, आगे चलते हैं। जी, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि ये परसेंटेज हमने कैसे चार्ज करनी है। 236G का भी यही तरीका है, 236H का भी।
तो मिसाल के तौर पर ये अमाउंट बिफोर डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हमने दे दिया, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट आ गई, ये सेल्स टैक्स हमने चार्ज किया, ये अमाउंट आफ्टर सेल्स टैक्स है। तो जो यानी टोटल अमाउंट होगी जो हमने कस्टमर से लेनी है, उसके ऊपर जो भी मुतलका परसेंटेज होगी वो अप्लाई करनी होगी। जी आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है, ये हमने कैसे जमा करवाना है और कब जमा करवाना है। जी इसे सेक्शन 160 डील करता है। तो इसमें यह है कि एनी टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड शैल बी डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी। इसमें जो रूल 43A है, तो गवर्नमेंट के किसी इदारे की सूरत में, यानी विद होल्डिंग एजेंट या कलेक्टिंग एजेंट, अगर गवर्नमेंट का कोई इदारा है तो उसने सेम डे में वो टैक्स जमा करवाना है। तो गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई इदारा है तो उसने जो है वो जब डिडक्शन होती है, तो वो जब वीक ख़त्म होता है तो उसके अगले वीक के आखिर तक उसने वो टैक्स जमा करवाना होता है। मिसाल के तौर पर जुलाई 3 को 2024 को बुध है, और जो वीक एंड होता है जुलाई 6 2024 को। तो और ये जो टैक्स है वो जमा करवाना होगा जुलाई 13 2024 तक। तो इसे इस तरह से हम यानी इसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो मीन्स के आप वीकली अगर इसे रख लेंगे तो वो मुनासिब हो जाएगा, इसके मुताबिक जमा हो जाएगा। जी आगे चलते हैं। ये हम देखते हैं कि सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 में ये एक एग्जेम्पशंस भी दी गई है कि क्योंकि जो भी टैक्स हमने विद होल्ड करना है या कलेक्ट करना होता है, तो उसकी हमने विद होल्डिंग स्टेटमेंट मंथली जो है वो जमा करवानी होती है, कुछ सालाना भी होती हैं। तो क्योंकि 236H में बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो ये एक एग्जेम्पशन उसे ये है कि वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है वो जो 236H1 से मुतल्लिक जो भी अमाउंट्स हैं वो उसमें उसे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जी आगे चलते हैं। जी अब हम देखते हैं कि ये जो 236G और H है, ये जब अप्लाई होता है तो इसके बायर के ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि ये जो पहले हम देखते हैं सेक्शन 236G को। तो अगर 236G हम किसी का विदहोल्ड करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर जो है, यानी ये 236G वो कलेक्ट करना होता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स या होलसेलर से। तो इट मींस के ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि जिस बायर का ये डिडक्ट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर या होलसेलर है। तो अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 14E, तो ऐसा बायर जो है वो अगर टैक्सेबल चीज़ों में वो डील करता है तो उसके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना वो लाजिम होता है। तो ये एक लाइबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, क्योंकि 236G जब जमा करवाएंगे तो ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि वो ये डिस्ट्रीब्यूटर डीलर या होलसेलर है। जी इसी तरह हम सेक्शन 236H को देखते हैं। तो ये एक SRO इशू हुआ था 1842 2023 में। उसमें ये था कि अगर किसी भी टैक्स पेयर का
जो विद होल्डिंग टैक्स है वो अंडर सेक्शन 236H, वो अगर पिछले 12 माह में 1 लाख से बढ़ जाता है तो वो टायर 1 रिटेलर की कैटेगरी में वो फॉल करता है, फॉल कर जाता है ऐसा रिटेलर। और टायर 1 रिटेलर में फॉल करने से उसके ऊपर POS लगाना, इंटीग्रेट करवाना FBR के साथ वो लाजिम हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि 1 लाख किस तरह से, कितनी रकम हो तो 1 लाख जमा हो जाता है। तो अगर इनकम टैक्स में वो ATL है और वो कोई 20 मिलियन की परचेज करता है तो 1 लाख उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। और इसी तरह नॉन ATL इनकम टैक्स है तो वो 4 मिलियन यानी 40 लाख की परचेज करेगा तो 1 लाख उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ और भी गौर तलब है कि इसमें एक वर्ड है डिडक्टिबल, डिडक्टिबल विद होल्डिंग टैक्स। यानी अगर उससे सेल हुई है और डिडक्ट नहीं भी हुआ, होना चाहिए था, अगर किसी ने नहीं भी किया तो तब भी ये सेक्शन और ये प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी और से टायर 1 रिटेलर जो है वो शुमार किया जाएगा। जी आगे चलते हैं। जी इसी तरह जो सेक्शन 236G और H है, जब वो किसी का कलेक्ट होता है बायर का तो जाहिर है कि वो उसकी परचेज जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। और जब परचेज इस्टेब्लिश होगी जितने की, और कॉन्सिक्वेंटली उसकी सेल भी उससे थोड़ी सी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सेक्शन 133 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर टर्न ओवर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, अगर वो 100 मिलियन की सेल किसी भी साल में उसकी हो जाए, 100 मिलियन या उससे ज़्यादा, तो टर्नओवर टैक्स जो है वो 0.25% से लेके 1.25% तक होता है। उस रेट से जब हम रिटर्न जमा करवाते हैं तो जो टर्नओवर मिनिमम टर्नओवर टैक्स है वो हमने देना होता है। यानी अगर किसी भी रिटेलर या ट्रेडर की ये 236H या G के मुताबिक वो सेल इस्टेब्लिश हो जाएगी तो वो ये टर्न ओवर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जी इसी तरह जो सेक्शन 153 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें भी अगर टर्नओवर उसके 100 मिलियन या ज़्यादा है तो वो विद होल्डिंग एजेंट जो है वो बन जाएगा और उसके ऊपर वो सारी ऑब्लिगेशन अप्लाई होंगी। यानी उसने अपनी परचेजेस पर या वो कोई सर्विसेज लेता है तो उसके ऊपर उसने विद होल्डिंग जो भी एप्लीकेबल रेट होगा वो डिडक्ट करके तो गवर्नमेंट रेट में जमा करवाना होगा। जी बहुत शुक्रिया जी।